सो गाइस, लास्ट लेक्चर में अपने रोटेशनल मोशन में रोटेटिंग बॉडी का इंट्रोडक्शन लिया था। जब एक पार्टिकल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन जब पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल गोल घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। अब बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो हर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, उस सारे सर्कल के सेंटर को जोड़ते हुए एक लाइन निकालेंगे तो उसको बोलता है रोटेशनल एक्सिस। बरोबर। और रोटेशनल एक्सिस रोटेशनल पेन से परपेंडिकुलर होती है। फिर हमने एक छोटा सा टर्म डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ मास। रोटेशनल एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मास इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मास। और वो मोमेंट ऑफ मास का इक्वेशन हमने बना दिया था। कुछ और भी गहरी बातें की थी कि अगर पार्टिकल को एक्स एक्सिस पे घुमाया जाए तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो उसकी रोटेशनल एक्सिस होगी वो सारे पॉइंट कैसे रहेंगे? स्टेशनरी, नॉट मूविंग। वाई एक्सिस पे घुमाया जाए तो वाई एक्सिस पे रोटेशनल एक्सिस आएगी, वो सारे नॉट मूविंग। एंड जेड पे करेंगे तो जेड पे। लेकिन जहाँ एक्स वाई और जेड तीनों मिलेंगे वहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो कोई भी एक्सिस पे घुमाया जाए वो मूव होता नहीं है। वो ही पॉइंट हमारा क्या होता है? इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। हमने फिर बात की थी कि वो सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह होती है इन जनरल बॉडी के लिए कि जहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बॉडी का टोटल मास वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना? द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन एज ए सेंटर ऑफ मास। डन है ये। और सेंटर ऑफ मास को हमने डिफाइन कर दिया था वहाँ से। और लास्ट में हमने एक इक्वेशन भी डिराइव कर लिया था। आज उसी इक्वेशन को हम आगे ले जाएंगे और सेंटर ऑफ मास का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये है हमारा आज के लेक्चर का एम। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एस डॉट पी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन अ 1D, मतलब वन डायरेक्शन में। लेट्स स्टार्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन 1D। 1D मतलब हमारे पार्टिकल सिर्फ कहाँ होंगे? एक्स एक्सिस पे। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन दिस फॉर अ सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट्स डिफाइन सेंटर ऑफ मास फॉर ओनली टू पार्टिकल। कितने पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं? ओनली टू पार्टिकल्स। तो सपोज करते हैं, चलो पहले मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये अपना एक्सिस है, यहाँ पे अपना ओरिजिन ओ है। ओरिजिन ओ से कुछ एक पार्टिकल m1 है, वो कितने डिस्टेंस पे है? x1 डिस्टेंस पे। और दूसरा पार्टिकल m2 है और ये है अपने ओरिजिन से x2 जितने डिस्टेंस पे। m2 m1 और m2 से बनता हुआ सेंटर ऑफ मास इसके बीच में यहाँ कहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ है। दैट वी वांट टू एक्चुअली फाइंड आउट। तो मान लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। यू कैन से दैट xcm है ना, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यस्टरडे ऑलरेडी वी हैव डिफाइन दैट फॉर्मूला, उसको हम आज रिवाइज करेंगे। और तो उसके अकॉर्डिंग हम xcm कैसे देख सकते हैं? तो xcm हम दे सकते हैं m1 मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, है ना। m1 x1, m1 कितने दूरी पे है? x1। और m2 कितने दूरी पे है? m2 x2 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं? m1 प्लस m2। तो हमने कल ऐसी ही बात की थी, राइट। सो ये जनरल इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें याद रखना है और ये इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ऐसे ही एन फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, फॉर एन पार्टिकल सिस्टम ये इक्वेशन क्या मॉडिफाई हो जाएगा? तो एक्सीएम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 mn xn। जितने पार्टिकल हो उतने पार्टिकल की दूरी मेजर कर लेंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे? हर एक पार्टिकल के मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत भाई? थियरिटिकल बात है, प्योरली थियरिटिकल बात, इसमें कोई डाउट? सो दिस इज इक्वेशन टू फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम इन अ 1D। 1D मतलब सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है भाई, वाई और जेड में भी हो सकते हैं। तो हम यही सेम डिस्कशन अपने किसके लिए कर लेते हैं? तो 3D के लिए। किसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं? अपने 3D के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास
सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन 3D। चलो कोई बात नहीं, 3D है तो अपने 3D के अकॉर्डिंग एक्सिस सेट कर लेते हैं भाई। ये अपना मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमें पता है क्या होता है भाई, जेड एक्सिस होती है, बरोबर, जिसको हम ऐसे डेमोस्ट्रेट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज माय जेड एक्सिस। मान लेते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल है। ओके, जेड एक्सिस को मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ ना, बीच में वो परेशानी अपने लिए ना क्रिएट होए। चलो, जेड एक्सिस मान लेते हैं एक पार्टिकल यहाँ पे है m1, तो m1 पार्टिकल को कनेक्ट करता हुआ कोई क्या होगा भाई, उसका डिस्टेंस मेजर करने वाला उसका पोजीशन वेक्टर r1 होगा। और हमें r पता है क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के तीनों कोऑर्डिनेट्स उसके अंदर होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरा पार्टिकल m2 है, उसको कनेक्ट करता हुआ उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, हाँ या ना बोलेंगे, कोई गहरी बात थोड़ी कर रहा हूँ। कितने लोग लेक्चर रिवाइज करके आए थे लास्ट वाला, बस लास्ट का कंक्लूजन याद है ना, बस उसी के बेस्ड आगे बातें कर रहा हूँ। m2, ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल होंगे, यहाँ पे क्या होगा भाई, mn पार्टिकल होगा जिसका पोजीशन वेक्टर rn होगा। अब इस सब का मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो सेंटर ऑफ मास उसका है ये वाले पोजीशन पे, जिस वेक्टर को बोलते हैं RCM। सो दिस RCM कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला में कोई बदलाव होगा तो RCM इज इक्वल टू लिख सकते हैं m1r1 प्लस m2r2, क्योंकि ये 3D है तो यहाँ वेक्टर में मेंशन करना पड़ेगा, डॉट 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 mn rn डिवाइड बाय टोटल मास, दैट्स मीन m1 प्लस m2 डॉट 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 mn। कोई दिक्कत? तो सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर हम इसके अंदर हमें एक चीज़ पता है, हियर मान लेते हैं ये पूरी जो बॉडी है उसका टोटल मास m हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, उसका टोटल मास कितना है, m है, ऐसा लिख सकते हैं। कल हमने वास्तव में यही लिखा था, फिर यहाँ से वहाँ गए थे, कोई बात नहीं। तो ये पूरे इक्वेशन के अंदर मैं यहाँ m रखूँ और m को मैं लेफ्ट साइड ले जा सकता हूँ, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डॉट 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 mn/rn। कोई दिक्कत वाली बात भाई? तो ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास का लॉजिक इन 3D। ओके, 3D और 1D में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको m लिखो और यहाँ लिख देंगे, तो ये m इंटू XCM क्या लिख सकते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डॉट 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 mn/xn। लेकिन यूजफुल इक्वेशन हमारे लिए ये वाला है जो बॉक्स वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे इससे ही सॉल्व होते हैं, राइट, ये वाला और यहाँ पे ये वाला। चलो अब क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ इन जनरल बॉडी। कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल सकते हैं। वास्तव में सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल, ऐसे n पार्टिकल सिस्टम का होता है। डन है। थोड़ी और आगे बात करने जाए तो कल हमने एक बात की थी, गहराई वाली बातें करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी, बरोबर है। हम एक कल रूल सीख कर आए कि फॉर रोटेटिंग बॉडी फॉर रोटेटिंग बॉडी वेलोसिटी या पोजीशन
जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है? ओके, थोड़ा शब्द बदल जाता हो, है ना। हम कल देखकर आए थे, मान लो ये कोई रोटेटिंग बॉडी है अपनी, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे ऐसे, वाई एक्सिस पे ऐसे और जेड एक्सिस पे घुमाएंगे तो ऐसे। तो ऐसा एक पॉइंट जो कभी अपने पोजीशन से हिले डुले, वही वाला पॉइंट क्या होगा आपका? RCM, बरोबर। मान लेते हैं कि इफ वी कंसीडर सेंटर ऑफ मास एज अ ओरिजिन, है ना, हम हमारा ओरिजिन कहाँ रख देते हैं? सेंटर ऑफ मास पे ही रख देते हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? हम ओरिजिन कहीं और, यहाँ पे देखो अपने ओरिजिन कहाँ रखा था, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन दूर रखा था। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास इतने दूर है, लेकिन मैं सेंटर ऑफ मास जहाँ हूँ वहाँ पे ही ओरिजिन रख सकता हूँ। और रोटेटिंग बॉडी के केस में हमें पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो यहाँ ऐसा पॉइंट जो मूव हो रहा नहीं है कोई भी एक्सिस पे घुमाए, तो उसी जगह पे हम क्या रख देते हैं? हमारा ओरिजिन रख देते हैं। तो हमारा RCM कौन से पोजीशन पे आएगा? 0 पे आएगा। तो फॉर दिस केस RCM कैन बी रिटन एज अ 0, क्योंकि वो ओरिजिन पे रख दिया हमने। अब हम इक्वेशन लिखने जाए तो हमारा इक्वेशन क्या है? m टाइम्स RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डॉट 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 mn/rn, ऐसा है हमारा इक्वेशन। बट हियर RCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर ये 0 तो लेफ्ट साइड का पूरा 0 हो जाएगा। Therefore, for rotating body, this 0 is equal to m1r1 plus m2r2 डॉट 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 mn/rn। वास्तव में कल भी ये 0 ही था, लेकिन मैंने उसको 0 नहीं लिखा। मैंने ऐसा बोला भी था कि हम इन जनरल बातें कर रहे हैं जहाँ पर हमारा एक्सिस हमारा जो रोटेशनल एक्सिस है उससे ओरिजिन हमारा दूर है तो रहेगा, लेकिन रोटेशनल एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन रख दे तो ये ऐसा हो जाएगा। दैट्स मीन फॉर रोटेटिंग बॉडी ये वाले रूल, इस वाली चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n MI/RI लिख सकते हैं ना। आई की अलग अलग, ये समेसन का, ये जो समेसन का सिंबल है ये, है ना, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ऐसा आपको आता है? ओके, ऐसा हम करके आए हैं। दैट्स मीन रोटेटिंग बॉडी के लिए रूल क्या बनेगा? तो रूल ये बनेगा कि समेसन ऑफ MI/RI हैज टू बी 0, है ना। और MI/RI क्या था आपका? मोमेंट ऑफ मास, है ना। अगर मोमेंट ऑफ मास है अबाउट रोटेशनल एक्सिस क्या होता है? वो 0 होता है ना। लिख देते हैं मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। क्या होता है? ये 0 होता है। सिंपल रूल है ये, है ना। गहरी गहरी बातें है ना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई चिंता वाली बात नहीं। बस इक्वेशन ये रूल होता है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, कभी कभी कहीं यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, बरोबर है। मैंने कल भी एक बहुत अच्छे से एक कंडीशन बताई थी कि आज का लेक्चर ये वाले चैप्टर में रोज़ की प्रिपरेशन रोज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये वाला चैप्टर खुद घूमेगा और आपको भी घुमाएगा। नाम ही है रोटेशनल। डन है। चलो तो अब वापिस अपने सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में वापिस आ जाते हैं। ओके, ये वाला चाहिए तो नहीं PDF बायोलॉजी वाला? हटा रहा हूँ मैं, चलो। ये कहाँ से आ गया? सो सेंटर ऑफ मास इन 1D हो गया, 3D हो गया, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी रूल तो देख लिया। MI/RI क्या होगा? 0 होगा। किसके अबाउट? अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये बॉडी घूम रही है या तो मोशन में आ रही है तो क्या होगा? तो अगर कोई बॉडी मोशन में आएगी तो आंसर उसके सारे पार्टिकल मोशन में आएंगे।
और हर एक पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ। अगर बॉडी का मोशन होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, है ना। और डी आर बाई डी टी क्या हो दे देगा अपने को, वेलोसिटी। चलो अपने को जो पता है वहां से चालू करते, फिर आगे की बात लिखते हैं। हमें पता है कि एम आर सी एम क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 डॉट 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 mn ये होता है। लेट्स डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, डी आर सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू m1 dr1 बाय प्लस m2 dr2 बाय, ऐसे चलता जाएगा ये। तो यहाँ डी आर सी एम बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज़ टू बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और ये चलता जाएगा। सो दिस इज हाउ बॉडी परफॉर्मिंग मोशन। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी को मैं ऐसे ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, बीच में ऐसे एक्सिस डाल के। तो आपको पता है यहाँ से जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, और जैसे जैसे दूर चलते जाओगे हर एक पार्टिकल का v क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। क्योंकि क्या है, बॉडी का v रोटेशनल मोशन है। तो वो पूरे रीजन हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में भी, ऑलरेडी करके भी आए हैं कि r बदलता है तो v बदलेगा अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो हर एक बॉडी का v क्या होगा, अलग 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 अलग। तो हमें एक क्वेश्चन है कि तो इस बॉडी का वेलोसिटी गिनने की कितनी है ना। तो हम क्या करेंगे, उस बॉडी के अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी ना देखते हुए सिर्फ किसकी वेलोसिटी देखेंगे, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से गोल घूम रहा है। बात समझ में आ रही है। एक दूसरा मैं एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि ये बुक है, ये छोटी वाली, बरोबर। ये यहाँ से ऐसे नीचे गिर रही है, ये ऐसे, बस समझ है अपने। ये वाला पार्टिकल, ये वाली बुक कैसे नीचे गिर रही है, ये सरफेस है, उसके ऊपर पड़ी है, और इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे नीचे जाएगी। तो ये ऊपर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना। लेकिन ये नीचे ये वाले कॉर्नर वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ नहीं, वो तो वही के वही है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल, और जैसे अपने देखे इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका कम और नीचे वाले का 0। तो अब क्वेश्चन ये है कि हर एक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है, तो ये बॉडी नीचे गिर रही है तो उसका मैं वेलोसिटी कितना जानूंगा, इसका वेलोसिटी मैं कितना बोलूँगा। तो ये तो गहरी बात हो गई, क्योंकि हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल का, उस बॉडी का क्या निकाल देंगे, सेंटर ऑफ मास। और उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास जितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है वो ही उस बॉडी का वेलोसिटी है ना। और ये मैं नहीं, ये इक्वेशन बोल रहा है। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग, और ये सबका नेट निकालोगे तो ये कितना आएगा, mvcm। और यही चीज़ आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। दैट्स मीन मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज टू बी क्या, मोमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल डॉट 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 मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। मतलब हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग। तो सबका मोमेंटम अलग अलग है, तो पूरे बॉडी का मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ढूंढने जाना। हम थोड़ी P1 V1 देखने जाएंगे, P2 V2। हम सिर्फ क्या देख लेंगे, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो देख लो, और वो मिल गया तो मोमेंटम उसका PCM। डन है भाई। अब फिर से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, dPCM डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू dP1 डिवाइड बाई dt, कोई दिक्कत, dP2 डिवाइड बाय
ऐसा लिख सकते हैं अपने डॉट डॉट डॉट। तो इसके अकॉर्डिंग dp बाई dt क्या होता है गाइज? फोर्स, दैट्स मीन फोर्स ऑन अ सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल टू होगा? तो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगते हुए फोर्स का वेक्टर सम करो, उसके जितना होगा। और ये वाला रूल तो कल हमने ऑलरेडी देखे बिना लिख डाला था। ये वाला केस याद है? ऐसे हम उसको ऊपर ले जा रहा हूँ, हर एक उंगली में कितना न्यूटन फोर्स? 5 न्यूटन या 10 न्यूटन। 10 तो ये कितने न्यूटन फोर्स से ऊपर जा रही है? 50, है ना? ये 50 से ऊपर जा रही है। उससे उल्टा कैलकुलेशन में ऐसा कर दो, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पकड़ लूँ, है ना? और तो उसी अकेले पे मैं 50, मान लो ये ऐसे कितने मीटर 50 न्यूटन से कितना ऊपर गया? 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी अटेन की उसने सर्टेन टाइम में, तो उतना ही फोर्स सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगा दूंगा। तो इफेक्ट तो क्या रहेगी? वही की वही रहेगी, है ना? सेंटर ऑफ मास पे भी 50 न्यूटन लगा दूं तो इफेक्ट क्या रहेगी? वही की वही। और ये हमने कल लिखा था, याद है इक्वेशन? घर पे जाके चेक कर सकते हैं। सो ये हुआ अपना फोर्स का इक्वेशन। कहाँ गई मेरी पेन? मैंने पेन कहाँ रख दी भाई? ऐसा भी हो सकता है? सिर्फ आपकी पेंसिल नहीं, मेरी पेन भी गुम होती है भाई। ये तो जादू हो गया। मैं यहाँ से तो कहीं गया नहीं हूँ। हैं? ये रही चलो। नहीं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाना। चलो डन है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बरोबर है। अब देखो, मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। ये हमारी सन है, ये हमारा सन है, और उसके आजू बाजू में ये हमारी अर्थ है। बरोबर है। और अर्थ के बाजू में मून है। अर्थ के बाजू में क्या है? मून है। अब रोटेशनल मोशन जब भी बॉडी करेगी, फ्री बॉडी, है ना, अगर कोई भी बॉडी को, फ्री बॉडी को रोटेशनल मोशन करने के लिए छोड़ देंगे तो वो किसके आजू बाजू में घूमते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास के आजू बाजू में। कल मैंने बताया था, लिखाया भी है कि बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ऐसा लिखाया था। तो यहाँ पे अर्थ है। चलो पहले इस अलग से देख लेते हैं अपने अर्थ और मून को। ये अपनी अर्थ और ये अपना मून। अर्थ और मून गोल घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? एक तो हम जानते हैं कि मून अर्थ के आजू बाजू में गोल घूमती है, ऐसा जानते हैं ना अपने। तो क्वेश्चन ये है कि ये कैसे घूमेगा। तो याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी सिंगल बॉडी रोटेट नहीं कर सकती। अगर रोटेट होता है तो दो बॉडी साथ में होती है। कभी भी कोई भी सिंगल बॉडी रोटेट हो सकती, बॉडी रोटेट होगी तो दोनों साथ में होगी। और कहाँ होगी? तो अबाउट इट सेंटर ऑफ मास होगी। ये अर्थ के आजू बाजू में मून रोटेट हो रहा है ना? अर्थ के आजू बाजू में क्या रोटेट हो रहा है? मून। अर्थ और मून का कहीं पे एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? है ना? तो ये जो मून है वो उस सेंटर ऑफ मास के आजू बाजू में गोल घूम रहा है भाई। किसके आजू बाजू में गोल घूम रहा है? और उसको अर्थ से लेना देना नहीं है। बहुत गहरी बात है भाई। अरे बहुत गहरी बात है। नहीं, ये तो सही में है। ऐसा कभी सोचा ही नहीं हमने, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। ये बात भी है ना। और कोई बताए तो भी क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। चलो अभी के लिए इसको छोड़ता हूं मैं, और थोड़ा थियरी स्ट्रॉन्ग करते फिर इसके ऊपर आता हूं। बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम है, एंड ऑफ द लेक्चर ये एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग गेन कर लो। ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? डन है। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वाला एग्जाम्पल मैं अभी के लिए पकड़ के रखता हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है।
अपने ऐसा एक केस ले लेते हैं, स्पेशल केस, जहां पे दो पार्टिकल सिस्टम है m1 एंड m2 और दोनों का मास क्या है भाई, सेम है। तो उस केस में एक्सीएम कितना हो जाएगा आपका, m1 x1, फॉर्मूला जनरल m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये जनरल फॉर्मूला। तो एक्सीएम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 की जगह m, दोनों में कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x1 प्लस, और नीचे कितना हो जाएगा 2m, mm कैंसिल, तो एक्सीएम कहाँ आएगा, x1 प्लस x2 बाय, अगर टू पार्टिकल सिस्टम है और दोनों का मास सेम है तो एग्जैक्ट दोनों के बीच में आएगा, है ना, एग्जैक्ट कहाँ आएगा, दोनों के सेंटर पे आएगा। ये सही बात है और लॉजिकल भी है। अब बात नंबर 2, अब दोनों का मास सेम नहीं रखना है, अलग अलग रखना है ना, कि मान लेते ये है हमारी रेफरेंस पॉइंट और यहाँ पे है हमारा एक पार्टिकल m1 और दूसरा पार्टिकल, और मान लेते m1 पे ही हम ओरिजिन सेट कर देते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, वहां पे हमने आगे किया था। तो लेट्स सेट द ओरिजिन एट m1, एट m1, कहाँ पे सेट कर रहे हैं, m1 पे। तो भाई x1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑब्वियस है। और यहाँ ओरिजिन है तो ओरिजिन से m2 का डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं अपने, x2 लिख देते हैं। तो अब इसके लिए एक्सीएम निकालने जाएंगे, यहाँ से कहीं पे एक्सीएम आएगा भाई, एक्सीएम निकालने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा अपना, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, सारी वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा, सिर्फ m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे क्या आएगा एक्सीएम। तो ये वाले केस में क्या डिफरेंस हो गया, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये वहाँ पे क्या था, m1 और x1 भी मेजर करने जाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे कैलकुलेट ऊपर सिर्फ यही रखना है, कुछ एडिशन करना नहीं है। और इस वाले केस में भी अगर आप ऐसा करने जाओ कि इफ m1 इज इक्वल टू क्या कर दो, तो एक्सीएम क्या हो जाएगा, देखो सीधी बात है, यहाँ से x2 बीच को बीच x2 के हाफ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ से हमें पता चल गया कि उसका एक्सीएम यहाँ है ना, एक्सीएम उसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में है, ये तो हमें पता है। अब केस नंबर 3 लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन सेट करते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसा किया था हमने। चलो तो अब केस नंबर 3, प्लेस ओरिजिन एट सेंटर ऑफ, भाई रख सकता हूँ, तो चलो यहाँ पे एक बार डायग्राम से भी दिखाना पड़ेगा। ये हमारा पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ मेरा m1 है, यहाँ मेरा m2 है, और यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास है कहीं पे, राइट। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ओरिजिन। तो ओरिजिन से m1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, -x1, आया ना, और m2 का क्या लिख सकते हैं, +x2। और चलो अब इसके लिए ये वाला इक्वेशन लिखने जाए कि एक्सीएम इज इक्वल टू, अब एक्सीएम तो क्या है भाई, डायरेक्ट लिखूँ ना, फॉर्मूला याद हो गया। तो एक्सीएम क्या है इसका, 0, तो इज इक्वल टू -m1 x1 आएगा भाई, प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस, अब m1 प्लस m2 को सामने भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू -m1 x1 प्लस m2। तो इसको हम लिख सकते हैं m1 x1 इज इक्वल टू m2, बरोबर है। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं m1 बाय m2 इज इक्वल टू x2 बाय x1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। मतलब जहाँ m1 है ना उसके सामने x2 है। और ये पूरा डिस्कशन किसके अबाउट है, अबाउट सेंटर ऑफ, ये x2 क्या है, मास 2 का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस,
x2 क्या है कि मास 2 सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, और x1 क्या है मास 1 सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है ना, यही है। और यहाँ पे ये रिलेशन मास और सेंटर ऑफ मास से दूरी का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है ना। आप देख सकते हो यहाँ m1 है तो उसका x1 कहाँ है, नीचे है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये एक मैथ्स है, और ये मैथ्स हमें क्या बताता है कि जो m है, जो मास है, वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस से कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा लिख सकता हूं मैं, m proportional to 1/x, where x is what, distance from center of mass, है ना। समझ में आ रही है बात। तो नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। m proportional to 1/x है, उसका मतलब क्या है कि इफ ओके उससे उल्टी बात लिखूं तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो मास से कैसे प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली। मतलब इफ मास इंक्रीजेस तो x क्या हो जाएगा, और x क्या है, उस मास का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, है ना। x क्या था, x2 क्या है, तो सेंटर ऑफ मास से m2 का डिस्टेंस, और x1 क्या है, सेंटर ऑफ मास से x1 का डिस्टेंस, और ये x क्या है, तो ये x यही है कि ये वाला मास सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी पे है। तो जितना मास ज्यादा होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास से उसकी दूरी कम होती जाएगी, है ना। जितना मास ज्यादा होगा, है ना, मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या होगी, कम होगी, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास डिक्रीजेस। इसका मतलब तो ये भी है कि सेंटर ऑफ मास ज्यादा हैवी बॉडी के नजदीक होगा। सही बात है ना। अगर मेरे पास एक बॉडी ऐसी है और एक बॉडी ऐसी है और ये दोनों को कनेक्ट करती हुई लाइन, तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। तो हमें पता है जिसका मास ज्यादा होगा उसका सेंटर ऑफ मास से दूरी कैसी होगी भाई, कम होगी। मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है x, और ये वाला क्या है मास m, मास ज्यादा, और ये वाला क्या है अपना सेंटर ऑफ मास। तो ज्यादा मास की सेंटर ऑफ मास से दूरी कम, और कम मास हो तो सेंटर ऑफ मास से दूरी क्या होगी भाई, ज्यादा हो जाएगी भाई, है ना। ऐसे ही m, यहाँ पे ये m लिखूं तो ये वाला क्या लिखा हमने m, मान लो m डैश क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, लेस मास ले रहे हैं ना। अगर मास लेस ले रहा हूं तो x क्या हो जाएगा उसका, मोर। देख भी सकते हैं अपने डायग्राम से। तो ये ऐसा होता है, और ऐसा होता भी है भाई। आप एक पेन है आपके पास, मैं करके भी दिखाता हूँ। एक ही पेन चाहिए और एक मेरी की चाहिए और कुछ नहीं। वैसे अगर देखने जाए तो इस पेन का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में होगा, यहाँ कहीं पे। तो विदाउट ढक्कन वाला साइनोसॉफ्टेक दे दो, लाओ। हाँ वो दे दो। चलो भाई, ये एक पेन है, यूनिफॉर्म है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर में होगा। क्योंकि ये बहुत लाइट है तो थोड़ा बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। चलो ये हो गया, मतलब ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अब मैं उसके एक आध एंड पे ये मास लगा देता हूँ, तो उसका एक एंड हैवी हो जाएगा। और हमारी थियोरी के अकॉर्डिंग जो एंड हैवी है सेंटर ऑफ मास वहाँ झुकेगा, वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बरोबर। तो अब ढक्कन दो मेरे को ये लगाने के लिए। ये ऐसे लगाऊंगा गिर जाएगा मसला, क्योंकि मास वैसे भी हैवी करना है। तो ये वाला एंड क्या कर रहे हैं अपने, हैवी हो गया, हैवी। तो अब आप देखोगे कि ये पेन यहाँ पहले स्टेबल हो रही थी, अब यही वाली पेन देखो कहाँ स्टेबल होगी। बहुत ज़्यादा वेट लगा दिया मैंने, थोड़ा कम वेट वाला है भाई सिस्टम। देखो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हुई कि नहीं बैलेंस, है ना। अगर मैं इसका वेट थोड़ा कम कर दूँ तो भी ढक्कन तो लगाया ही है,
तो भी देखो यहाँ कहीं पे ही होगा ये बैलेंस। हुआ? सेंटर से जहाँ मास ज़्यादा उस साइड सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया ना, तो ये मैथमेटिक्स यही बोलता है भाई। डन है। अब हमारे पास अर्थ और मून है, तो बोलो अर्थ और मून ये दो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, अर्थ भारी या मून? अर्थ। तो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक होगा? अर्थ के नजदीक होगा। और अर्थ और मून तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। अरे भाई आप अर्थ पे हो, इसके लिए आपको लग रहा है मून घूम रही है, लेकिन अगर आप मून पे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, तो आप क्या देखोगे? अर्थ घूम रही है। और वास्तव में आप स्पेस में चले जाओगे तो दोनों घूम रहे हैं। किसके अबाउट? उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। कभी भी सिंगल बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं करती। बॉडी दो पार्टिकल सिस्टम हो तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये मोशन होता है। बात समझ रहे? तो अब आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि अर्थ एंड मून दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। किसके अबाउट? उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और ये सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? अर्थ के नजदीक है। डन है। लेकिन सालों से आपको सिखाया जा रहा है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सही बात है कि सही गलत बात है? इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। चलो ये तो मैं बोल रहा हूँ, आपको तो सर्कुलर ऑर्बिट बताया गया है, बरोबर है ना? लेकिन वास्तव में कैसी होती है? इलिप्टिकल। कोई बात नहीं, हम भी जब बात करने की आएगी तो हम भी यही कंसीडरेशन ले लेंगे बरोबर। लेकिन जब आप हायर फिजिक्स में जाते हो, जब आप लाग्रांजियन और वो सब सीख जाते हो, हैमिल्टोनियन, उसके बाद इलिप्टिकल के साथ बातें होगी, वो रियल रॉकेट साइंस होगा, अभी हमें नहीं करना है। तो मान लो ये है भाई हमारा अर्थ और ये है हमारी मून। ये दोनों एक ये है, ये दोनों के बीच का, मान लो ये अर्थ, थोड़ा बड़ा ही बनाऊ ना, ये मून, और ये दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। और ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में गोल घूम रहे हैं। और यहाँ हमारा क्या है भाई? सन। और ये पूरी सिस्टम किसके आजू बाजू में घूम रही है? सन के आजू बाजू में घूम रही है। अब ये घूम कैसे रहा है? टिनिन टिनिन। बात समझ रहे अपने? ये घूम तो ऐसे रहा है, मतलब अगर इस दोनों का मैं पाथ डिफाइन करने जाऊं, अर्थ कैसे घूम रही है, सिर्फ अर्थ को देखूं मैं, अगर सिर्फ किसको देखूं, तो अर्थ तो पहले तो कभी यहाँ अर्थ तो कभी यहाँ मून, तो थोड़ी देर बाद मून यहाँ आएगा तो अर्थ कहाँ चली जाएगी? यहाँ सामने चली जाएगी। ये तो चलता ही जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ रहेगा? जहाँ पे भी रहेगा भाई। डन है। ये अर्थ यहाँ चली गई तो मून कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ऐसा ये घूमता रहेगा। अब आप वास्तव में देखने जाओ तो मेरे अर्थ का मोशन कैसा होगा? ऐसा ही होगा ना भाई। तो अगर अर्थ की वेलोसिटी बोलते कि अर्थ इतनी वेलोसिटी से जा रही है, तो अर्थ तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन हम तो बोलते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में इतनी वेलोसिटी से जा रही है अर्थ। तो वास्तव में ऐसा कभी जा सकती? ये तो प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? तो जब भी अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से गोल घूमते हो, और तब उसके मोशन की वेलोसिटी अब और अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग हो, और तब हमें उस बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो किसको देखेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो हमने अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास पकड़ा, और उसका सेंटर ऑफ मास जो मोशन कर रहा है वो होता है हमारे अर्थ का मोशन। तो हमारा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो किसकी ऑर्बिट है? अर्थ और मून के सेंटर ऑफ मास की ऑर्बिट है। और जो सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है वही बॉडी का वेलोसिटी होता है, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का सम ही क्या है? मोमेंटम। देखने जाओगे आप ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है? हर एक पार्टिकल का समेशन करो, किसका होगा मोमेंटम? सेंटर ऑफ मास का, है ना? तो यहाँ से VCM ही लिख सकते हैं ना ये। बात समझ रहे हैं अपने? तो दिस इज टू लॉजिकल, हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है भाई कि आपको जानकर बहुत अजीबो गरीब लगेंगे, सुनकर बहुत ऐसा लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा मन विचलित भी होगा, लेकिन जब हम अप्लाई करने जाएंगे ना तो मन प्रफुल्लित भी हो जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। वाह,
ऐसी चीजें है भाई। तो ये बात अब आपको क्लियर हुई मैं क्या बात बताना चाहता था? ओके, मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी, कोई सिंगल बॉडी, कोई भी बॉडी अगर रोटेट हो रही है तो सिंगल फोर्स से रोटेट नहीं हो सकती। किसी भी चीज को रोटेट करवाना हो, है ना, क्या करवाना हो, किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन देना हो तो उसकी कंडीशन क्या है? इट रिक्वायर्ड टू फोर्स। दो फोर्स मांगता ही मांगता, दो फोर्स चाहिए ही चाहिए। ये बात क्या आप मानते हो? तो माननी पड़ेगी क्योंकि ये सही है। आप सब लोग घर पे जाके दरवाजा खोलते हो अपना, कैसे खोलते हो? जैसे मैं तो एक ही जगह धक्का लगाता हूँ, है ना, ये दरवाजा है, उसको मैंने यहाँ फोर्स लगाया, ये खुल गया, है ना। आप एक लगाते हो लेकिन दूसरा भी सामने लगता है, कैसे बताऊं? देखो, अगर ये एक ही फोर्स लगता है इस बॉडी पे तो ये बॉडी ऐसे आगे चलती भाई। आपका दरवाजा ऐसे आगे जाता है? नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक लाइन ऑफ एक्शन, एक रोटेशनल एक्सिस होती है जहां पे दरवाजे को ऐसे फिक्स कर दिया है। और जैसे ही आप यहाँ फोर्स लगाते हो तो ये पूरा फोर्स क्या करना चाहता है? इस बॉडी को आगे ले जाएगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है बॉडी उस डायरेक्शन में मोशन करेगी। लेकिन हम बॉडी को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट उसके साथ आगे आना चाहता, तो ये वाला फोर्स कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। बात समझ रहे भाई? ये हमने फिक्स किया हुआ है, मैंने इसको ऐसे दबाया तो ये पूरे को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन ये वाला एंड क्या चाहता है? मैं तेरे साथ आऊंगा, तो ये इसको कैसे दबाएगा? आगे दबाएगा। तो ये ऐसे दबाएगा ऐसे, और ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे खुलता है दरवाजा। सही बात है कि अगर वो वाला निकाल दो जहां से बांध के रखा है, जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो दरवाजा नहीं खुलेगा भाई, दरवाजा ऐसे हो जाएगा। कभी हुआ है ना ऐसा? मान लो आपको सिर्फ दरवाजा ऐसे अड़ा के रखा है, लेकिन यहाँ से उसको एक्सेल पे उसको टाइट किया और फिर आप ऐसे करोगे तो नीचे गिर जाएगा, गोल घूमेगा। गोल कब घूमेगा? जब यहाँ से हम एक्शन देंगे तो ये यहाँ से ऑपोजिट क्या देगा? रिएक्शन, और ये ऐसे घूमेगा। अरे कभी साइकिल चलाइए, साइकिल टर्न कैसे कर, साइकिल के बॉडी को रोटेट कैसे करवाते हो? ये अगर हैंडल है, मान लो चला नहीं रहे हो, बैठे ही हो, कभी कभी ऐसा करते हैं ना, और बैठे बैठे इसको ऐसे गोल घुमाना हो तो कैसे घुमाओगे? एक ऐसे फोर्स लगाओगे और दूसरा वाला ऐसे करोगे तो ही घूमेगा ना यार, नहीं तो घूमेगा? सीधी बात है। तो दो फोर्स चाहिए ही चाहिए, और दो फोर्स चाहिए तो दो पार्टिकल होगे तो ही रोटेशनल मोशन होगा। अकेला पार्टिकल कभी रोटेट हो सकता? अगर आप सोच रहे हो कि दरवाजा ऐसे गोल घूम रहा है, आपने ऐसा धक्का लगाया दरवाजा घुमा, तो ये वाला ऐसे भी आता है। आपका दरवाजा रोटेट हो रहा है किसके अबाउट? उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। सेंटर दरवाजा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा। तो जैसे ही आप घुमाते हो तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूमेगा, और जब ये पीछे जाएगा तो ये आगे आएगा ना। ये बॉडी रोटेट करवाना चाहता हूं मैं, ये बॉडी, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट जब नीचे जाएगा तभी ये आगे जाएगा, तभी ये बॉडी क्या होगी? रोटेट होगी। तो रोटेट करने के लिए दोनों बॉडी को किसके अबाउट घूमना पड़ता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अब आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे हो कि क्यों मैंने बोला कि अर्थ एंड मून उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूमते हैं, और दोनों घूमते हैं, बरोबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो समझ सकते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन। हम जैसे जैसे हमारी कहानी को आगे लेते जाएंगे ये और इंटरेस्टिंग होती जाएगी, और ऐसे गजब सत्य आपके सामने खोलती जाएगी कि मजा आ जाएगा कि घूमने वाली चीज भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। भाई घूमना सबको पसंद है, कोई है जिसको ना पसंद हो? इसके लिए ये वाला भी सबको पसंद आएगा। चलो, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे लीनियर मोमेंटम ऐसा लिखना चाहिए मुझे, लिख देता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. If
नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी is 0, then its total momentum remain constant। कोई दिक्कत वाली बात? भाई सिस्टम क्या होती है? तो सिस्टम ये होती है कि पी सी एम इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू डॉट 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 पी एन होता है भाई। अब हमने ये देखकर आए कि एफ सी एम क्या लिख सकते हैं, तो डी पी सी एम बाई डी टी लिख सकता हूँ मैं। अगर इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास पे फोर्स क्या लग रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो पी सी एम बाई डी टी है वो भी क्या होगा भाई, उसका मतलब क्या, P क्या होगा, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो, दैट्स मीन P सी एम क्या हो जाएगा, और P सी एम क्या होता है, ये होता है, दैट्स मीन P1 प्लस पी टू पी एन इज इक्वल टू क्या होगा, यही तो लिखा था। अब क्लियर है ये? ओके था क्लियर, कोई बात नहीं, मेरे को लगा तो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात करता हूँ मैं, बहुत गहरी बात करता हूँ मैं अभी नेक्स्ट पेज पे। अगर ये वाला केस ऐसा है, दैट्स मीन एफ सी एम अगर जीरो हो, लीनियर मोमेंटम समझ में आ गया। अब और बातें, तो मास डी वी सी एम बाई डी टी ये जीरो होगा। अरे डी पी की डी पी सी एम बाई डी टी ये जीरो होगा। अब पी की पी सी एम क्या लिख सकते हैं, एम टाइम्स वी सी एम, ये जीरो होगा, एम बाहर भेज दो, तो एम वी सी एम बाई डी टी ये जीरो होगा। मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, वी वी सी एम बाई डी टी, इसको जीरो होना पड़ेगा। देखो मोमेंटम सेम कब रह सकता है, जब वेलोसिटी सेम रहती हो, है ना, तभी तो, क्योंकि मास मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे केस में मास तो नहीं बदलेगा, तो वेलोसिटी सेम रहती होगी। तो ये मैथमेटिकल टर्म हमें क्या बता रहा है कि वी सी एम हैज टू बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वी सी एम बदलेगा नहीं। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है अगर स्टेशनरी है, सेंटर ऑफ मास कैसा है, तो कैसा रहेगा, स्टेशनरी, और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो वाले स्पीड से मोशन करता ही रहेगा, कभी रुकेगा। ऐसा बात समझ सकते हैं अपने, हाँ या ना? इसको बोलते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, उसको ऐसा बोलते हैं। लॉ तो नहीं है ये, वन काइंड ऑफ रूल बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर नेट सेंटर ऑफ मास पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, लेकिन दो और क्या रहेगा, देन जो उसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी कैसी रहेगी, मतलब नाइदर इट चेंज इट्स डायरेक्शन नॉर इट्स मैग्नीट्यूड, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, बरोबर है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो मतलब, और आइसोलेटेड सिस्टम है ना, सिस्टम भी कैसी होगी अपनी, आइसोलेटेड, बाहर से कोई छेड़छाड़ी होती नहीं है। मान लेते हैं एक ऐसी चीज है, दो केस लेने हैं मेरे को, दो केस, केस नंबर 1 केस नंबर 2। देखो ये केस वाली चीज है ना, 2 साल तक चलती रहेगी। आप मेरे 12th के भी लेक्चर देखोगे तो हर जगह मैं ये घुसाता हूँ, केस से ही मजा आता है ना, केस होता है तो मजा नहीं आता है। ये मान लेते एक बॉम्ब है भाई, उस बॉम्ब को मैंने गोले में लगाया, वो बाहुबली नहीं देखा, ऐसे फोड़ा और ये बॉम्ब कैसे जाएगा, तो ऐसे पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। तो वास्तव में ये बॉम्ब का पाथ नहीं है, ये उसके सेंटर ऑफ मास का पाथ है। बॉम्ब तो पूरा ऐसे ऐसे गोल घूमते जाता है,
है ना। मोल तो ऐसे ऐसे गोल घूमते जाता है, तो हम किसका वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, इस बॉम्ब के सेंटर ऑफ मास की। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब बॉम्ब को छोड़ दिया, है ना, कैनन में रखा और कैनन से छोड़ दिया। तो छोड़ देने के बाद देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। कंसीडर करते हैं रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो ये क्या है, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ पाथ ऑफ मोशन ऑफ, बरोबर ना। मतलब ये क्या है अपना वीसीएम है, क्या है भाई, ये वाला रास्ता फॉलो करता है, बरोबर है। लेकिन अब केस नंबर 2, अब ये यहां से हमने इस बॉम्ब को छोड़ा तो पाथ तो ये यही फॉलो करेगा, बरोबर है। लेकिन उसके साथ एक घटना हो गई, बॉम्ब को यहां आके फूटना था, वो बेचारा बॉम्ब यहां ही फूट गया। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस पूरे सिस्टम का कुछ मोमेंटम है, वो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वो तो डन ही डन है, लीनियर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन उसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। डन है। तो अब जो एक बॉडी थी वो एन पार्टिकल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, टुकड़े हो जाएंगे ना बॉम्ब के। तो इसका बॉम्ब के टुकड़े हुए, मान लो एक टुकड़ा यहाँ गया, दूसरा टुकड़ा यहाँ गया और तीसरा यहाँ गया। मान लेते अपने 3 टुकड़े रखते हैं, ये पहला M1, ये दूसरा M2 और ये तीसरा, ये 3 टुकड़े चले गए यहाँ पे। अब हमारा केस क्या बोलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बदलनी रहना चाहिए। और आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है उसका, ये है। चाहे टुकड़े कहीं पे भी जाए, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहना चाहिए, यहाँ ही रहना चाहिए। तो ये टुकड़े ऐसे ही एक्सप्लोड करेंगे कि आप 1, 2 और 3 का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, है ना। आप आप पार्टिकल 1, 2 और 3 का ये टाइम पे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो कहाँ आएगा, यहाँ ही आएगा, उसके पाथ पे ही आएगा। थोड़ा और आगे जाएंगे तो टुकड़े और आगे फैलेंगे, तो फैलने के बाद मान लो M1 यहाँ आ गया, M1 यहाँ आ गया, M2 यहाँ आ गया और M3 यहाँ आ गया। फिर से हम इस तीनों का क्या निकाले, सेंटर ऑफ मास, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ ही आएगा। और वो फैलेंगे, इसी तरीके से फैलेंगे जिससे उसका सेंटर ऑफ मास तो कहाँ रहे भाई, उसके पाथ पे ही रहे। बात समझ रहे। अलग अलग पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इट विल नॉट चेंज इट्स पाथ, पाथ तो वही रहेगा सेंटर ऑफ मास का। भले ही पार्टिकल 3 अलग अलग हो गए, लेकिन इस तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे अलग अलग सिचुएशन पे तो इट विल बी फॉलो द सेम पाथ एज फॉलोड बाय दिस। डन है। सो दिस इज स्टडी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पाथ बदलता और ये ऐसा ही होता है भाई। चलो तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म किया। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। कोई डाउट, समझ में आ रही है बातें। बातें समझना और घर पे जाके उसको याद करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये फील है और ये फील ऐसी है जो थोड़े टाइम के बाद चली जाएगी, बरोबर ना। अगर रिवीजन नहीं किया, बात गलत बता रहा हूँ तो बोलो। आगे के चैप्टर याद है सारे थोड़े थोड़े सर, थोड़ी थोड़ी फील बाकी है कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहो, नहीं तो वो भी चली जाएगी। एग्जाम आ रही है थोड़े दिन के बाद। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। अभी तक हम जो सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहे थे वो कैसा था कि अलग अलग पार्टिकल सिस्टम का था, राइट। जिसमें एक पार्टिकल वहां हो, दूसरा यहाँ हो, तीसरा यहाँ हो, जैसे मून यहाँ, अर्थ यहाँ, ऐसे अलग अलग। लेकिन एक रिजिड बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है ना। तो उस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करने का, मान लो ये है मेरी बॉडी, ओके, यहाँ पे अपना जेड एक्सिस, राइट। मान लो ये है मेरी बॉडी बाई,
बॉडी का कोई शेप ही अच्छा नहीं है, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो कोई बात नहीं, लेट्स कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, और उसका मास क्या होगा? dm1, और वो dm1 वाला मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r1। ऐसे ही दूसरा कोई बॉडी, ऐसे बहुत सारे कंसीडर करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट, इसका मास कितना? dm2, उसका पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही n टाइम्स टुकड़े कर दिए छोटे छोटे, है ना, पार्टिकल में डिवाइड कर दिया, और मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, RCM। डन है। और आप लिख सकते हैं कि हमारा r पोजीशन वेक्टर r यहाँ पे क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z। सो वी वांट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी। तो कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, हमारा फॉर्मूला बदलेगा, RCM इज इक्वल टू dm1 r1 प्लस dm2 r2। कोई दिक्कत? ऐसे ही dmn rn, और नीचे क्या लिख देंगे? dm1 प्लस dm2 डॉट 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 dmn। अब यहाँ पे कंसीडर कर लेते कि ये सारे छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे तो इस बॉडी का क्या है? टोटल मास कितना है उसका? कैपिटल M, वो तो पता ही होता है। तो ये सारे छोटे छोटे dm को इकट्ठा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? dm1 dm2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा dmn ऐसा मिल जाएगा। और उसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं, तो सिग्मा की जगह कौन सी साइन आ जाएगी? इंटीग्रेशन dmi, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, वेर i रनिंग फ्रॉम 1 to n। जब इंटरवल बहुत छोटे होते हैं तब सिग्मा इंटीग्रेशन का स्वरूप ले लेता है, ऐसा बताया है, इंटीग्रेशन की थियरी में ही लिख दिया था, वो याद रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। चलो तो भाई, सेम एज इट इज यहाँ ऊपर भी हम देखने जाए कि यहाँ पे वॉल्यूम, ये जो मास है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है भाई? मतलब ऐसा नहीं कहीं बॉडी भारी है कहीं हल्की है, तो हर एक वॉल्यूम एलिमेंट का मास क्या होगा? सेम होगा भाई। और वो मान लेते कितना है? dm है। कर सकते, वास्तव में ऐसा ही होता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ले ले तो RCM क्या लिख सकते हैं भाई? तो RCM हो जाएगा, सारा dm क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो dm निकल जाएगा कॉमन, और अंदर बचेगा r1 प्लस r2 डॉट 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 rn। और ये तो समेसन है, और समेसन को किस टर्म में लिखते हैं? इंटीग्रेशन, बहुत छोटे छोटे r के लिए। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं कि नेक्स्ट स्टेप में लिखूं? नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ। लो, यहाँ पे सेम टू सेम ये लिख सकते हैं, dm1 dm2, ओके। यहाँ पे टोटल मास m लिख दूं, बरोबर है ना? चलो तो अब यहाँ पे इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ गाइस, RCM इज इक्वल टू, ये पूरा जो r है इट इज वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन i रनिंग फ्रॉम 1 to n, ऐसा जो भी लिमिट हो वो, तो r dm डिवाइड बाय टोटल मास m। लिमिट इंटीग्रेशन रख दिया, मतलब यहाँ लिमिट i to n लगाओगे तो i1 r1 r2 r3 ये सब एडअप होते जाएंगे, और नीचे टोटल मास m हो गया। डन है। ओके, ये सब याद ना रहे तो कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो याद रखना है, ऐसे ही करेंगे वो उसमें। ये तो मैं सिर्फ जनरल सिस्टम बता रहा हूँ, यही सिस्टम हम न्यूमेरिकल में भी डालेंगे। ये समझ में आया सबको? चलो तो ये फाइनल कंक्लूजन याद रखते हैं, और उससे हम क्या लिख सकते हैं? तो उससे मैं RCM को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, कहाँ डिवाइड करूँ? तो हम लिख सकते हैं RDM डिवाइड बाय टोटल मास, ये है। तो R क्या होता है अपना भाई? x i कैप, y j कैप एंड z। तो यहाँ पे R की RCM, अगर R की मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो x कंपोनेंट क्या होगा हमारा? मतलब सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट क्या होगा? XCM।
और वो कैसे निकाल सकते हैं, एक्स डी एम डिवाइड बाय एम, कोई दिक्कत, सही बात है ना भाई। ऐसे ही क्या लिख सकते हैं भाई, y कंपोनेंट क्या लिख सकते हैं अपने, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एम डिवाइड बाई टोटल मास एम। एंड ऐसे ही z कंपोनेंट हम लिख सकते हैं भाई, जेड सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी एम डिवाइड बाय, ये याद रखना है, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ये है इंटीग्रेशन मेथड, और उसका ये इक्वेशन डालेंगे। x अगर 3D में हो तो ये वाला, 1D में हो तो ये वाला, x एक्सिस पे y पे हो तो वो, और z पे हो तो क्वेश्चन होता होगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा सबको होता है, लेकिन देख लेते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये पेन है, ये पेन का मास यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मान लो इसका लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके बीच में कितने डिस्टेंस पे, l/2। ऐसा सबको समझ में आता है, लेकिन ये तो आता है, मेरे को तो मैथ्स करके दिखाना है। ये कैसे दिखाना है, वो भी ये वाला इक्वेशन, अगर ये वाला वही काम करके दे तो इसको सच्चा मानोगे, मान लेंगे, चलो करते हैं तो लेट्स फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड हैविंग लेंथ l। ओके, जिसकी डेंसिटी कैसी है भाई, यूनिफॉर्म है, कैसी डेंसिटी है, लेट्स कंसीडर अ रॉड, ये एक रॉड है भाई, जिसका लेंथ कितना है भाई, l लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी, दिस रॉड हैविंग लेंथ l, डन है। लेट्स अरेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज विदाउट कार्टेशियन हम इंटीग्रेशन कर सकते नहीं है। तो मान लेते हैं हम इसका ओरिजिन यहाँ सेट कर दिए। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की ही ज़रूरत है ना, और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन ओ सेट कर दिया मेरा रॉड के एक आध एंड पे, कोई बीच में करना चाहे तो कर सकता है, कोई यहाँ ये वाले एंड पे ओरिजिन सेट करना चाहे तो आपकी इच्छा, घर पे जाके होमवर्क में करना, मैं सिखा देता हूँ कैसे होता है। चलो पहला स्टेप क्या है, तो इक्वेशन पहले तो दिमाग में रखना है। इक्वेशन क्या होगा हमारा, एक्स डी एम डिवाइड बाय, मान लेते उसका टोटल लेंथ है ना, हमारे रॉड का लेंथ क्या है भाई, एल है, एंड टोटल मास, टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, कोई दिक्कत। तो अगर लेंथ एल है, मास एम है, तो हम उससे एक टर्म, पहला एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे, उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि ये लेंथ है ना भाई, लेंथ, ये मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में, तो लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं हम उसको, आज के बाद याद रख लो, जब भी लीनियर डेंसिटी की बात आई तो सिंबल क्या होगा, लेमडा। एरियल डेंसिटी की बात आई तो सिंबल होगा सिग्मा, एंड वॉल्यूम डेंसिटी की बात आई तो वो नॉर्मल वाला रो। धीरे धीरे देखेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लीनियर मास डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, कि भाई यूनिट लेंथ में जो मास छुपा है वो कितना है, लेमडा है। अब यहाँ पे हमें पता क्या है, तो हमें फाइंड क्या करना है, मास पीछे जो दिया है वो हमें पता है कि एल लेंथ में कितना मास छुपा है, एम, तो यूनिट में वही क्या होगा आपका लीनियर मास डेंसिटी। तो इसको उल्टा करेंगे तो जो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय, बिंगो भाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, स्टेप नंबर 2, लेट्स कंसीडर स्मॉल width of length dx, स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, क्योंकि देखो हमें पार्टिकल, एक एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, कंटिन्यूअस का नहीं आता है, सीख लेंगे।
लेकिन सिस्टम तो वैसे ही ले जाएंगे कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लेंथ है, तो मान ले मैं यहाँ पे एक dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। इसका लेंथ कितना है भाई, dx। लेट्स कंसीडर स्मॉल विड्थ, लेंथ विड्थ एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट ऐसा ही लिखता हूँ, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx कर सकते हैं। और उस dx एलिमेंट में कुछ मास होगा भाई इसके अंदर, वो मास कितना होगा, बहुत छोटा सा मास dm है ना, which has mass स्मॉल मास dm। बिंगो, dx जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे, क्योंकि मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ में, dx बढ़ाओगे मास बढ़ेगा, तो dx में मास कितना है, dm। अब क्वेश्चन ये dm कितना है, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ऐसे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पहली बार ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका मास निकालना है, तो बहुत सिंपल बात है भाई, यूनिट लेंथ में कितना मास, लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ कितना, लैम्बडा, तो dx में कितना, सही बात है ना, वो जो आएगा वो क्या होगा, आपका dm होगा। गलत बात बता रहा हूँ भाई, ये तो मैडम वाला मैथमेटिक्स हो गया। यहाँ पे ढूंढना है मास, दिया क्या है, लेंथ, यूनिट लेंथ ले ले तो मास कितना, लैम्बडा, तो dx में कितना, वो जो भी मास होगा वो आपका क्या होगा, dm। और dm क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इंटू, कोई दिक्कत भाई। अब ये जो आपने dx एलिमेंट कंसीडर किया है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे। लेट्स कंसीडर स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx which has mass m and situated at distance x from origin। डन है भाई। तो ये dm कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। तो उसके लिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो x cm क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन x dm। dm मास जो कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। ऐसे हर एक छोटे छोटे dm को मैं लूंगा, है ना, कहाँ से लेके यहाँ तक। ये dx को मैं वेरी कहाँ से कहाँ करूँगा, तो dx को मैं 0 से लेके x तक ले जाऊंगा, है ना। पहले यहाँ एक छोटा सा dx और उसकी दूरी x, प्लस दूसरा dm उसकी दूरी x, ऐसे हर एक का मैं क्या कर दूंगा, समेसन। बात समझ रहे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक, समझ रहे बात। ये dm वाले मास कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेके s तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई इन जनरल dm x दूरी पे है तो लिख सकता हूँ 0 to l इंटीग्रेशन x dm, और यहाँ पे टोटल मास m। डन है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, dm हम ढूंढ के बैठे हैं कितना है, लेमड़ा dx है, वैल्यू रख देते हैं। तो 1/m इंटीग्रेशन 0 to l x एज इट इज, और dm की जगह क्या हो जाएगा, लेमड़ा dx। बिंगो, अब ये प्योर मैथमेटिक्स हो गया। अब हम आगे जाते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो x cm इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m, पहले जो था वो लिख देता हूँ 0 to l x इंटू लेमड़ा dx। ये था लेमड़ा, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाहर, तो लेमड़ा डिवाइड बाय m 0 to l x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x²/2, पावर बढ़ेगी उससे डिवाइड होगा, आता है ऐसा। अरे इतने ठंडे ठंडे क्यों हो गए हो, समझ में नहीं आ रही है बात, थोड़ी बारी है। x² क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से लेके रख दो लिमिट लेमड़ा बाय m एज इट इज। पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट, लोअर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा बचा, लेमड़ा बाय m l², ये क्या आया, अभी बाकी है थोड़ी स्टोरी। आपको पता है ऐसा यूनिफॉर्म लेंथ l रॉड हो तो उसका एक्सियम कहाँ आता है, l/2 पे आता है, तो आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू कितनी है भाई, m/l पुट कर दे। चलो तो
एक्स सी एम हो जाएगा, लैम्बडा की जगह लिख देते हैं m बाय एल, और नीचे एक m तो है ही है, और ब्रैकेट में है एल स्क्वायर बाय क्या क्या कट होगा, एम कट, एक एल कट, एक्सीएम कितना आया L by 2. This is how you can find center of mass with the help of mathematics. Thank you very much, guys. We are done here. See you in the next class.